हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे से हो ना? बढ़िया से रहो, अच्छा खाना खाओ। अब तो घर पे बैठे हो, सारी चीज़ें देसी खाओ भाई, ठीक है। अपना पूरा ध्यान रखो और जब भी स्कूल खुले तो आपको लगे कि आप स्वस्थ हैं, आपके कारण और भी स्वस्थ रह पाएंगे तो स्कूल आना, ठीक है। लेकिन पढ़ाई लगातार करते हुए चलो, पढ़ाई में बीच में ब्रेक मत देना बच्चों। अगर ब्रेक दिया तो दिक्कत वाली बात है। ऑल राइट, मुझे पता है आप लगातार पढ़ेंगे। जिस तरीके से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं और वॉइस थोड़ी सी गूंज रही है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर भी अच्छे से समझ में आएगा। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिज़िक्स यूट्यूब चैनल पर आज हम एक और नया टॉपिक, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मेटल डिटेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर में जो हानियाँ होती हैं ऊष्मा के लिए, उस हानियों को भी पढ़ेंगे। किस तरीके से एक ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है वो भी हम पढ़ेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, मेटल डिटेक्टर। मेटल क्या होता है बच्चों? धातु, और डिटेक्टर मतलब संसूचक। तो हिंदी में इसका नाम हो गया धातु संसूचक। अब ये क्या होता है वो समझिए। अगर मैं बात करूं, या फिर आप कभी किसी मॉल में गुजरे हैं तो आपको पता होगा, ऐसे किसी चौकोर से डब्बे में से आपको गुजारते हैं, नहीं गुजारते हैं। इस चौकोर से डब्बे में क्या होता है बच्चों? आप कह सकते हैं कि बहुत सारे विद्युत रोधी तांबे के तार जो हैं वो लपेटे हुए होते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो एक कुंडली का निर्माण हो गया वास्तविकता में, और उस कुंडली का संबंध कर दिया जाता है समस्वरित संधारित्रों से। समस्वरित संधारित्रों से करने का मतलब क्या है? एक ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि इस कुंडली का जो प्रतिघात है, कुंडली का प्रतिघात क्या बच्चों? एक्सल, वो बराबर होता है इन संधारित्रों के कारण प्रतिघात। संधारित्रों के कारण प्रतिघात मतलब एक्सी। तो आप कह सकते हैं कि ये जो कुंडली समस्वरित संधारित्रों से जुड़ने के बाद में अनुनाद की अवस्था में काम करती है, ठीक है। इस तरीके की ये कोई डिवाइस होती है। फिर क्या होता है बच्चों? अनुनाद की अवस्था में क्या होता है आप सभी को पता है, जो धारा बहती है वो मैक्सिमम होती है, IRMS मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि इस अवस्था के अंदर प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है, Z बराबर R के बराबर होता है नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में बहने वाली धारा अधिकतम और नियत बह रही है, ये हमें पता है, ठीक। तो धारा बह रही है। अब क्या होगा बच्चों? समझना इस चीज को। जैसे ही कोई मेटल की चीज, लेट सपोज कीजिए कि हम सोना जो है 1 किलो, जिसके पास में वो अमीर है, ठीक है। 1 किलो सोना जो है, चलो 1 किलो सोना नहीं, जो पुराने लोग हैं उनके पास में चांदी तो मिल ही जाती है। तो आपने क्या किया? एक चांदी का सिक्का लिया। सिक्का मतलब मैं बोल रहा हूँ चांदी का वो क्या कहते हैं उसको, ईंट नहीं आती वो छोटी छोटी 100 ग्राम की, है ना। वो चांदी की ईंट इसमें से गुजारी। जैसे ही चांदी की ईंट किससे गुजरी? मेटल डिटेक्टर से गुजरी। क्या होगा बच्चों? तो हमने बोला कि एक कुंडली है और कुंडली के बीच में से आप किसी धातु को गुजार रहे हो। वास्तविकता में अगर लेट सपोज करो, वो तो खैर प्रतिचुंबकीय पदार्थ है चांदी, तो कोई दूसरा ऐसा पदार्थ होता जो जैसे लोहे को ही गुजार दिया, वो अनुचुंबकीय हो सकता था, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चला? उससे हमें ये पता चला कि जो प्रेरकत्व है, स्वप्रेरकत्व किसका? कुंडली का, वो चेंज हो गया बच्चों, है ना। कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसके ऊपर निर्भर करता है? तो आंसर है फेरों की संख्या के ऊपर, है ना। N² बोलते हैं फेरों की संख्या के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता, लेकिन यह प्रेरकत्व जो है पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर तो निर्भर करता ही करता है। चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब जो क्रोड है, उस क्रोड के लिए हम उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता देखें,
है ना। जो अरे कोई ना कोई पदार्थ होगा उसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता होगी। जैसे लोहा है, लोहे की आपेक्षिक चुंबकशीलता 500, 600, 1000 कुछ ऐसी हो सकती है, चांदी की कम होती है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, ठीक है। जैसे चुंबकीय पारगम्यता भी हम बोलते हैं। लेट्स सपोज करो लोहा ही अगर हमने गुजारा होता, सपोज करते हैं, ठीक है, तो लोहा अगर हमने गुजारा होता तो हम बोलते कि उसका μr तो 500 है। तो अगर ये 500 है तो फिर उसका स्वप्रेरकत्व भी प्रारंभ का 500 गुना बढ़ गया, ठीक है। स्वप्रेरकत्व बढ़ गया तो फिर एक्सेल का मान चेंज हो गया। कितना? देखो 2 पाई एफ एल होता है, एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल लिखते हैं, है ना, और ओमेगा क्या 2 पाई एफ एल। तो हमने बोला कि एल का मान चेंज हुआ, किसके कारण? चुंबकीय पारगम्यता के कारण। समझना, उस पदार्थ की, उस धातु की चुंबकीय पारगम्यता के कारण कौन चेंज हुआ? एल चेंज हुआ। एल चेंज हुआ तो फिर कौन चेंज हुआ? प्रेरणिक प्रतिघात चेंज हो गया। प्रेरणिक प्रतिघात चेंज हो गया तो फिर परिणामी प्रतिघात कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा या तो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल। पहले तो ये प्रतिघात शून्य था क्योंकि अनुनाद की अवस्था, अब इसका कुछ ना कुछ मान हो गया। अब इसका कुछ ना कुछ मान हो गया तो z का मान बढ़ गया ऑटोमेटिकली। z का मान बढ़ गया तो फिर धारा का मान घट गया। आप देखेंगे कि परिपथ में जो बहने वाली धारा थी ना, उसका मान परिवर्तित हो जाता है ना। कब? जब इसमें से किसी धात्विक वस्तु को गुजारते हैं तो, ठीक है। जैसे ही आपने धातु की वस्तु को इसमें से गुजारा, परिपथ में बहने वाली धारा चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है? मैंने आपको भी कारण बताया। ये हम थ्योरी में नहीं लिखेंगे, लेकिन समझ लीजिएगा कारण क्या है। वो जो धातु की वस्तु है उसकी कुछ न कुछ क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है। आपेक्षिक चुंबकशीलता से कौन प्रभावित हुआ? उसका स्वप्रेरकत्व प्रभावित हुआ। स्वप्रेरकत्व से कौन प्रभावित हुआ? आंसर है उसका प्रेरणिक प्रतिघात प्रभावित हुआ। प्रेरणिक प्रतिघात से कौन प्रभावित हुआ? आंसर है फाइनली Z, प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा चेंज हो जाती है। परिपथ की प्रतिबाधा चेंज हुई तो परिपथ में बहने वाली धारा भी चेंज हो गई। तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, धारा चेंज हो जाती है। और ये जो धारा में चेंज है, इसे है ना किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा क्या कर लिया जाता है? संसूचित कर लिया जाता है, ज्ञात कर लिया जाता है कि धारा में परिवर्तन आया या नहीं। अगर धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसका मतलब मेटल नहीं है। लेकिन अगर धारा चेंज हो गई, इसका मतलब मेटल है, धातु की वस्तु उससे गुजरी है, ठीक है। धारा में चेंज जैसे ही आया, वैसे ही उस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जुड़ा हुआ बजर, बजर तो सभी समझते हैं, पोपो की आवाज़ देने वाला, ठीक है। उससे जुड़ा हुआ बजर जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करने लगता है? साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है, चैं 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 चैं। और पता लग जाता है कि भाई साहब ये पुलिस वाला जो इंसान है उसको पकड़ लेता है कि क्यों भाई, क्या लेकर के जा रहा है, क्या स्मगल कर रहा है, ठीक है। इस तरीके का काम है। तो थोड़ा सा वापस से समझिए क्या होता है। एक धातु संसूचक में अनेक फेरों वाली क्या होती है? विद्युत रुद्ध तांबे के तारों की बनी कुंडली होती है, जिसका संबंध समस्वरित संधारित्रों से किया जाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण व्यवस्था अनुनाद के सिद्धांत पर काम करती है। ये ध्यान में रख लेना, धातु संसूचक किसके सिद्धांत पर काम करता है? अनुनाद के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है ये बात। चलिए, तो इस प्रकार यह संपूर्ण संयोजन जो है वह अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है एवं इस स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा अधिकतम होती है। मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखनी। जब कोई व्यक्ति इस धातु संसूचक से गुजरता है जिसके पास में धातु की वस्तु है, कंडीशन अप्लाइड, धातु की वस्तु है, ठीक है, जिसके पास में धात्विक वस्तु होती है, तो परिपथ में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन आता है। कारण पता लगा दिया क्यों आता है? क्योंकि परिपथ का स्वप्रेरकत्व चेंज हो जाता है। संधारित्र का तो धारितीय प्रतिघात चेंज नहीं होता, लेकिन इसका प्रतिघात चेंज होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं जिससे परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित हो जाती है। इस धारा में परिवर्तन का संसूचन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा कर लिया जाता है तथा एक ध्वनि की आवाज़ जो है युक्ति से उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार धातु संसूचक कार्य करता है। बात समझ में आई? चलिए, चलो देवताओं लिख देता हूँ आपके लिए। इसके आगे ट्रांसफार्मर नहीं लिखूंगा, ये बात ध्यान में रखना।
यह वास्तविकता में एक अनेक फेरों वाली कुंडली होती है। कुंडली होती है जिसका संबंध समस्वरित संधारित्रों से होता है। यह अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब कोई व्यक्ति जिसके पास क्या होती है, धातु की वस्तु होती है, जिसके पास धातु की वस्तु होती है, इस संयोजन से गुजरता है तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व में परिवर्तन आने से, कुंडली के स्वप्रेरकत्व में परिवर्तन आने से परिपथ में प्रवाहित धारा परिवर्तित हो जाती है तथा इस धारा में परिवर्तन का संसूचन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा कर लिया जाता है तथा युक्ति से ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार धातु संसूचक धातुओं का क्या करता है, संसूचन करता है। ठीक है, तो ये है धातु संसूचक का कार्यविधि या प्रणाली, जिस तरीके से वो काम करता है। कुल मिलाकर के अगर मेटल की चीज उस कुंडली से गुजरती है तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व चेंज हुआ, परिपथ की धारा चेंज हुई। परिपथ की धारा का चेंज को हम किससे ज्ञात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उस युक्ति से क्या निकलने लगती है, ध्वनि निकलने लगती है। इस प्रकार कौन काम करता है, मेटल डिटेक्टर काम करता है। सिंपल सा था बच्चों।
ठीक है, चलिए आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, धातु संसूचक वैसे आपने उतार लिया होगा, मेरे साथ नहीं उतार लिया होगा, मैं जैसे जैसे थ्योरी बोलता हुआ जा रहा हूँ मेरे हिसाब से आप लोगों ने मेरे साथ नहीं उतार लिया होगा, ये तो है ना। ऑल राइट, मैंने मेरा वीडियो देखा, मेरी तो शक्ल आई नहीं रही थी आधे वीडियो के अंदर। आप बोलोगे सर आपकी शक्ल देख करके करना क्या है हमें? हाँ भाई, ट्रांसफार्मर बताओ भाई, क्या होता है ट्रांसफार्मर? कहीं देखा है क्या ट्रांसफार्मर? आपने बहुत बार सुना होगा, डीपी उड़ गई डीपी, ट्रांसफार्मर उड़ गया। किसको उड़ा देते हो रे हैं? कच्चे बगल में जो डीपी थी वो उड़ गया, ट्रांसफार्मर उड़ गया, घर में लाइट नहीं आ रही। होता है ऐसा, फिर गई 3-4 घंटे की मिनिमम। ऐसा ही होता है। चलिए, वो क्या है, वो ट्रांसफार्मर है क्या ऐसा, हमारे लिए इसका क्या यूटिलाइजेशन है? देखा जाए बच्चों तो आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे उपकरण यूज़ कर रहे हो जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जो टेलीविज़न आप रोज़ाना देखते हो, जो आईपीएल के मैच आप देख रहे हो एलईडी के अंदर, उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अगर घर में किसी के पास में लैपटॉप है तो लैपटॉप का अगर चार्जर तोड़ करके देखोगे ना तो उसमें भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है छोटा सा। ये जो फ़ोन जिससे आप मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हो, इसका जो चार्जर है, इसको भी अगर तोड़ करके देखोगे तो इसमें भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ठीक है, बहुत छोटा सा, है ना। ऐसी युक्ति ये है क्या, युक्त क्यों ज़रूरी है, इतनी ज़्यादा कैसे यूटिलाइज हो रही है भाई, है ना। ऐसा क्या है भाई इसके अंदर कि हम इसे हर एक उपकरण में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, इसके बगैर उपकरण सही तरीके से चल नहीं पाता, क्या है ऐसा? ठीक, तो ये समझिए बच्चों, ट्रांसफार्मर की एक बेसिक गलती है जो बच्चे याद करते हैं। ये मैं बहुत सारे वीडियो में शायद इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि ट्रांसफार्मर और दिष्टकारी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान में रखना। बच्चे क्या याद रखते हैं वो समझिए, या बच्चे जो कॉपी में लिख करके आते हैं वो समझना। बच्चों के लिए सवाल आता है ट्रांसफार्मर से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे क्या लिखते हैं, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। देवताओं क्षमा करो, ऐसी कोई युक्ति या ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं है जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करे। ऐसा कहीं कोई सिद्धांत में नहीं है, ना किसी सिद्धांत में, ना कोई ट्रांसफार्मर ऐसा बना हुआ है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। सरासर गलत है। वो युक्ति दिष्टकारी है। क्या है बच्चों? वो दिष्टकारी, रेक्टिफायर, अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टिफायर, ठीक है। और हिंदी में जो हम पढ़ेंगे वो है दिष्टकारी, जो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में या प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में कन्वर्ट करती है। तो फिर ये भाई साहब ट्रांसफार्मर क्या है? तो ये बात ध्यान में रखना, ट्रांसफार्मर वह युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा के एक मान को दूसरे मानों में परिवर्तित करता है। कहने का मतलब ये है, लेट्स सपोज करो कहीं पर 2200 वोल्ट की सप्लाई आ रही इतनी है, लेकिन उसे चाहिए नहीं इतनी, उसे 100 वोल्ट ही चाहिए। तो जो बीच में एक डिवाइस लगाते हैं, इनपुट में तो दिया हमने क्या 2200 वोल्ट और आउटपुट में निकाल दिया कितना 100 वोल्ट। तो ये जो बीच वाला डिवाइस जो लग गया बच्चों, ये ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इस उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कन्वर्ट कर दिया। कंडीशन अप्लाइड, ये वोल्टता डीसी नहीं थी, अर्थात ये वोल्टता जो है दिष्ट वोल्टता नहीं थी। ये कौन सी है? प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो ये भी कौन सी है? प्रत्यावर्ती वोल्टता ही है। अल्टरनेटिंग करंट इधर भी है, अल्टरनेटिंग करंट उधर भी है। तो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के एक मान को दूसरे मान में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है? ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। इसका उल्टा भी संभव है। हमारे पास में 100 वोल्ट की इनपुट सप्लाई है प्रत्यावर्ती, उसे अगर कन्वर्ट करना हो किसमें? 2200 वोल्ट में, तो भी हम किसका उपयोग करेंगे? आंसर है ट्रांसफार्मर का ही उपयोग करेंगे।
ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये बात ध्यान में रखना। तो पहली परिभाषा जो आपको लिखनी है, लिख लो, लिख ही लीजिए। ट्रांसफॉर्मर वह युक्ति है जो कि प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टता के एक मान को दूसरे मान में परिवर्तित करता है। अर्थात उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा, ध्यान में रखना कॉम्बिनेशन, अगर वोल्टता उच्च है तो धारा कैसी होगी, निम्न धारा होगी। अर्थात उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं उच्च धारा में परिवर्तित कर सकता है, देखिए भी किस तरीके से लिखा जा रहा है। मैं ऐसे लिख रहा हूं कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा, कॉम्बिनेशन देखो, जब वोल्टता उच्च है तो धारा निम्न है, जब वोल्टता निम्न है तो धारा उच्च है। कॉम्बिनेशन समझिएगा, ये कैसे आया मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करता इसी तरीके से है। उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, जब उच्च वोल्टता आ रही होती है तो धारा निम्न होती है, तो धारा निम्न को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, उच्च धारा में। चेंजेस दोनों में करता है, धारा में भी और वोल्टता में भी। तो हम कहते हैं अर्थात उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं उच्च धारा में परिवर्तित करता है। एवं यह उल्टा, एवं यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता व उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा में भी परिवर्तित करता है। एवं यह निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता व उच्च धारा को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता व निम्न धारा में भी परिवर्तित कर सकता है। लिख लिया? ट्रांसफॉर्मर परिभाषा क्लियर? चलिए सिद्धांत नेक्स्ट डालिए। सिद्धांत कि भैया ट्रांसफॉर्मर कौन से सिद्धांत पर काम करता है, 1 नंबर का सवाल आता है। आप 12वीं के 12th के पर्पज से देखेंगे तो मोस्टली जो ट्रांसफॉर्मर है उसके 1-1 नंबर के ही सवाल पूछे गए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर का पूछ सकता है, एक बड़ा सवाल नहीं देता है वो। तो सिद्धांत कौन सा, यह अन्योन्य प्रेरण, ध्यान में रख लीजिएगा बच्चों, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है या कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। लिख लिया ये? अब बताओ मेरे को अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। लास्ट वाला चैप्टर पढ़ाया देवताओं, 9th चैप्टर था, उसमें अन्योन्य प्रेरकत्व जो है वो लास्ट पॉइंट था, अगर आप लोगों को याद हो तो, है ना। और 2 परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक अपन ने निकाला था M, कैपिटल M। याद आ रहा है क्या? कैसे याद आएगा, पढ़ाई रोजाना करते नहीं हो तुम, तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण में क्या था बच्चों, 2 कुंडलियां होनी चाहिए, एक प्राथमिक कुंडली होती है और एक द्वितीय कुंडली होती है। हम क्या बोलते हैं, अगर प्राथमिक कुंडली में परिवर्ती धारा बहाई जाए तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह घटना क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। क्या कहलाती है, अन्योन्य प्रेरण। वापस से सुन लो, अन्योन्य प्रेरण में क्या था, जब किसी प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके सन्निकट रखी द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह घटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, पढ़ा था ना। तो वही है, हमें यही करना है ट्रांसफार्मर में। प्राथमिक कुंडली के अंदर अपन धारा और वोल्टता को चेंज करेंगे तो द्वितीय कुंडली में ऑटोमेटिकली चेंजेस आने मिलेंगे। द्वितीय कुंडली में हमें कोई सोर्स लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए ये हो गया सिद्धांत, इतना ही था, आपको इतना ही लिखना है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है।
अब लिख लो बनावट एवं कार्य प्रणाली। अब क्या लिखना है? बनावट एवं कार्य प्रणाली। बनावट समझिए, मैं निहायत ही सिंपल डायग्राम बना रहा हूं इसका। ये जो चौकोर सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर की क्रोड है बच्चों। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मर की क्रोड, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर की क्रोड। किसकी बनी हुई होती है? नर्म लोहे की। किसकी बनी हुई होती है? नर्म लोहे की। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो ये नर्म लोहे की पटलित क्रोड है। ठीक है, नर्म लोहे की पटलित क्रोड। ये पटलित का मतलब क्या हुआ? इससे पहले समझा चुका हूं। पटलित का मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों? जैसे आपकी कोई किताब है ना, उस किताब में बहुत सारे पन्ने हैं। उस किताब को जो मोटाई है, उस मोटाई को बनाने में बहुत सारे पन्नों का उपयोग किया गया है। वो पन्ने क्या है? एक पट्टी, दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, ऐसी बहुत सारी पतली पतली पट्टियों से मिलकर के, कागज के पन्नों से मिलकर के क्या बनी हुई है? आपकी किताब बनी हुई। ऐसे ही ये जो क्रोड है ना, वो ऐसे अगर इतनी मोटाई की है तो एक साथ पूरा लोहा नहीं ले लिया उन्होंने। क्या लिया है? एक लोहे की शीट, फिर दूसरे लोहे की शीट, फिर तीसरे लोहे की शीट और फिर चौथे लोहे की शीट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोहे की शीट को एक साथ किया और फिर क्या बनाई? ये नर्म लोहे की क्रोड बनाई है। क्यों नर्म लोहे की बनाई जाती है वो अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि ट्रांसफॉर्मर में नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है। ठीक है, चलिए फिर इस नर्म लोहे की पटलित क्रोड के एक और तांबे के विद्युतरुद्ध तारों से बनी कुंडली को लपेटा जाता है ना। इस नर्म लोहे की क्रोड पे किसको लपेट दिया? तांबे से बनी हुई विद्युतरुद्ध तारों की कुंडली को लपेट दिया, जिसका संबंध प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से किया जाता है। बताओ भाई, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत कैसे दर्शाऊं? कैसे? कुछ ऐसा बनाते हैं क्या बच्चों? ऐसा बनाते हैं नहीं बनाते? बनाते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे? एसी सोर्स। क्या बोलेंगे इसे? एसी सोर्स, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत या फिर प्रत्यावर्ती स्रोत। ठीक है, जिससे वोल्टता जो है वो कुछ ऐसी जा रही है, ऐसी प्रत्यावर्ती होनी चाहिए ना, इस तरीके की वोल्टता इनपुट में दे रहा है। तो इस पटलित क्रोड के एक और विद्युतरुद्ध तांबे के तारों की बनी कुंडली को लपेटा जाता है, जिसका संपर्क किससे होता है? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से होता है। इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। कौन सी कुंडली बोलेंगे इसे? प्राथमिक कुंडली। तथा इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, लपेटे तो दिए ही होंगे, फेरे तो दिए ही होंगे, तथा इस प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को एनपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। एनपी का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या हिंदी में। ठीक है, एनपी। और प्राथमिक कुंडली को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कॉइल बोलते हैं। चलिए, तो वह कुंडली जिसका संपर्क प्रत्यावर्ती स्रोत से होता है उसे प्राथमिक कुंडली कहा जाता है। इसमें फेरों की संख्या को एनपी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर तथा इस क्रोड के दूसरी तरफ विद्युतरुद्ध तांबे के तार की बनी अन्य कुंडली भी होती है, जिसका संपर्क बाह्य लोड का मतलब क्या हुआ बच्चों? कुछ भी प्रतिरोध जोड़ दो यहां पर, है ना, कुछ भी जोड़ दो, बल्ब जो भी आपको चलाना है वो जोड़ दो यहां पर। तो
बाह्य लोड, जिसका संपर्क बाह्य लोड से होता है को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ये वाली कुंडली कौन सी है बच्चों? द्वितीयक कुंडली है। इस द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या को NS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। NS का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। द्वितीय कुंडली को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हो गया डन। ठीक बच्चों, ये चीज देखो, ट्रांसफार्मर आप कोई नई चीज नहीं पढ़ रहे हो, आपके मोहल्ले में भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, देखा होगा आपने। और कई बार वो फट भी जाता है, गर्म होकर के फट भी जाता है, तो फिर हम बोलते हैं कि अब गई 4-5 घंटे की, क्योंकि बिजली विभाग वाले इतनी जल्दी तो काम करने से रहे। ठीक है, चलिए, तो पता चला ये क्या क्या चीज है। तो हमने बोला इसमें एक प्राथमिक कुंडली है, इसमें एक द्वितीय कुंडली है और इसमें एक पटलित क्रोड है। यही कुछ बेसिक सा पार्ट है इसका, यही इसकी क्या है? बनावट है बच्चों। समझ में आ गया? बनावट समझ में आई क्या भाई? ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पटलित क्रोड होती है, जिसके एक सिरे पर विद्युत रुद्ध तांबे के तारों की बनी कुंडली को लपेट दिया जाता है, जिसका संपर्क प्रत्यावर्ती वोल्टा स्रोत से होता है। यह प्राथमिक कुंडली कहलाती है, जिसमें फेरों की संख्या को NP द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसके दूसरे मतलब नर्म लोहे की क्रोड के दूसरे भाग पर या विपरीत छोर पर तांबे के विद्युत रुद्ध तांबे के तारों की बनी दूसरी कुंडली को जोड़ दिया जाता है, जिसका संपर्क बाह्य लोड से होता है। इसे द्वितीयक कुंडली कहा जाता है तथा इसमें फेरों की संख्या को NS द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। खत्म, ये इसकी बनावट कंप्लीट। अब चलते हैं कार्यविधि पर। कार्यविधि रिलेटेड होती है बच्चों सिद्धांत से। अगर आपको सिद्धांत पता है, आपकी कार्यविधि भी कंप्लीट हो गई। चलिए, अब क्या था बच्चों? प्रत्यावर्ती स्रोत। अब कार्यविधि बता रहा हूं मैं। ये प्रत्यावर्ती स्रोत है बच्चों। प्रत्यावर्ती स्रोत से प्राप्त वोल्टता क्या होगी? समय के साथ आवर्ती फलन से चेंज होगी और धारा भी क्या होगी? चेंज होगी। तो कुल मिलाकर के प्राथमिक कुंडली में से बहने वाली धारा क्या है बच्चों? समय के साथ परिवर्तित हो रही है। धारा के परिवर्तित होने के कारण, है ना, प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। तो इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स भी क्या होगा? परिवर्तित होगा। ये परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स कहाँ तक पहुंचेगा? आंसर है द्वितीय कुंडली तक पहुंचेगा। निकटवर्ती है ना द्वितीय कुंडली, तो किससे गुजरेगा? द्वितीय कुंडली से गुजरेगा। द्वितीय कुंडली से गुजरने, चूंकि इसका चुंबकीय फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा था, क्योंकि इसकी धारा चेंज हो रही थी, तो इसकी धारा में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स लगातार क्या होता जाता है? परिवर्तित होता जाता है। और फैराडे एवं लेंज के नियमानुसार, देखो फैराडे का नियम लगाएंगे। फैराडे का नियम क्या बोलता है कि अगर किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चेंज होता है तो उसके सिरों पर क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है नहीं होता। और लेंज ने उसमें माइनस का निशान और जोड़ दिया था, और तो कुछ नहीं किया था। ठीक, तो हम बोलेंगे एवं फैराडे के द्वितीय नियमानुसार द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, होगा। ठीक है भाई, तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, वो कितना होगा? तो हमने बोला ES बराबर क्या? इसमें फेरों की संख्या क्या बच्चों? NS। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या NS, और संबंधित फ्लक्स क्या हो गया? d∅/dt। फ्लक्स में परिवर्तन तो ऐसे ही होगा। अगर लेंज का नियम लगाएं तो यहाँ पर और क्या लगा दे? माइनस का चिन्ह लगा दे। हो गया क्या? द्वितीय में क्या हो गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। चूंकि यह कुंडली बंद परिपथ में है तो इसमें धारा भी बहेगी नहीं बहेगी? तो द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा को बोलेंगे IS। ठीक है, चलिए, सेकेंडरी कॉइल में बहने वाली धारा भी बह जाती है और हमें कुल मिलाकर के यहाँ पर कुछ न कुछ वोल्टता प्राप्त हो जाती है। यही सिद्धांत है भाई, पहली में कुछ चेंज करो, दूसरे में कुछ प्राप्त करो। ठीक है, वहाँ पे कोई सोर्स जोड़ा नहीं था तो भी वहाँ पे धारा बह रही है, तो भी वहाँ पर वोल्टता है। ठीक है, यही ट्रांसफार्मर है। फिर आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए बच्चों कि
कि मैंने आपको बोला कि ये ट्रांसफार्मर 100 वोल्ट को 2200 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है, तो 2200 वोल्ट को 100 वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकता है। कैसे कर सकता है? ये डिपेंड करता है फेरों की संख्या पर। अगर इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है और इसमें कम है, समझना, द्वितीयक कुंडली में अगर फेरों की संख्या ज़्यादा है तो उस वोल्टा का मान भी ज़्यादा होगा। देखो वो फेरों की संख्या से गुणा हो रहा है, ठीक है। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, किससे? प्राथमिक कुंडली से, तो फिर वोल्टा का मान कम हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर ज़्यादा वोल्टता की आवश्यकता है ना, हमें अगर बाह्य लोड में ज़्यादा वोल्टता चाहिए तो हम क्या करते हैं? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर कम वोल्टता की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या को घटा देते हैं। किसकी तुलना में? प्राथमिक कुंडली की तुलना में, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। चलो मैं वापस से कार्यविधि को रिपीट कर रहा हूं बच्चों, समझिएगा क्या लिखना है। जब, समझिए, जब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन आता है तो इस धारा के मान में परिवर्तन से द्वितीयक कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आता है एवं फैराडे के द्वितीय नियमानुसार द्वितीयक कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि फ्लक्स में परिवर्तन के तुल्य होता है, जो कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। फैराडे का द्वितीय नियम यही कहता है। फिर आप लिखेंगे यदि फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅/dt है तथा द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ns है तो लेंज एवं फैराडे के नियमानुसार, लेंज एवं फैराडे के नियमानुसार भाई क्या ES बराबर माइनस का NS d∅/dt हो गया। चलिए, तो ये पहला समीकरण, वापस से ये हो गया ना। अब बैक EMF की बात करते हैं। चूंकि इसका भी चुंबकीय फ्लक्स तो चेंज हो ही रहा है इसके कारण, अब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है, यहाँ पर वापस से इसका भी चुंबकीय फ्लक्स भी तो चेंज होता है, दोनों का समान है। अगर इसका d∅/dt है तो इसका भी तो d∅/dt है, ठीक है। ये भी तो कुंडली थी, इसका भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, इसका भी तो हो रहा था, दोनों कुंडलियों का फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब अगर इसका पहली कुंडली का भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो पहली कुंडली के सिरों पर भी क्या उत्पन्न होना चाहिए था? विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना चाहिए था। और पहली कुंडली के सिरों पर विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा NP d∅/dt माइनस का, किसके नियमानुसार? फैराडे और लेंज के नियमानुसार, है ना। चूंकि इतना का इतना फ्लक्स में परिवर्तन प्राथमिक कुंडली में भी होता है तो प्राथमिक कुंडली के प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। चलिए, अगर किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि ना हो तब, है ना, यदि किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि ना हो उस स्थिति में हम इसे तो कह सकते हैं Vs, द्वितीय कुंडली में वोल्टा क्या, माइनस का NS d∅/dt, और इसे लिख सकते हैं Vp माइनस का NP d∅/dt, ठीक है। चलिए, अब इसे कह दिया समीकरण नंबर 1 और इसे कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगाया? भाग लगाया। समीकरण 1 बटा क्या बच्चों? समीकरण 2 करने पर क्या होगा भाई? d∅/dt से d∅/dt कैंसिल, माइनस से माइनस जाता रहा, क्या हुआ? Vs/Vp बराबर क्या बच्चों? NS/NP। बताओ आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? इस NS/NP को बच्चों रूपांतरण गुणांक या परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? रूपांतरण गुणांक या परिवर्तन गुणांक, ठीक है। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है तो द्वितीय कुंडली में वोल्टता भी ज़्यादा होगी। प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना आपको?
अगर द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से ज़्यादा है तो द्वितीयक कुंडली में वोल्टता भी ज़्यादा होगी, ये ध्यान में रखिएगा। हो गया इतना तो देवताओं, ठीक। लिख लीजिएगा NS/NP को रूपांतरण गुणांक या परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, ये ध्यान में रखेंगे अपन। अब इसके बाद में कोई भी ट्रांसफार्मर बच्चों 100% दक्ष नहीं होता। दक्षता क्या चीज़ होती है वो भी समझ लीजिए। जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना का उतना आउटपुट मिल जाए, कहने का मतलब ये है जितना हम खाना खाएं उतना का उतने खाने से प्राप्त ऊर्जा को हम कार्य में चेंज करते। अरे खाना क्यों खाते हो? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। उस ऊर्जा से आप क्या करना चाहते हैं? आंसर है कार्य करना चाहते हैं, ठीक है। तो यदि मैंने जितना खाना खाया उससे जितनी ऊर्जा प्राप्त करी वो सारी की सारी यदि मैं कार्य करने में व्यर्थ कर दूं तो मैं बोलूँगा मेरी दक्षता 100% है। लेकिन क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी दक्षता 100% होती है? आंसर है नहीं। वो जितना खाना खाता है उतना वो बकवास करने में, लोगों को ताकने में, लोगों के काम को बीच में रोकने में, अदर में भी लगा देता है, ठीक है। और बच जो जाता है वो जो थोड़ा बहुत फिर बच जाती है एनर्जी वो फिर अपने काम के लिए यूज़ करता है। तो कुल मिलाकर के अपनी दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती, बहुत कम है अपनी तो दक्षता। जिस दिन दक्षता बहुत ज़्यादा हो जाएगी उस दिन पता नहीं क्या कर लेंगे अपन, ठीक है। तो हमें इतना पता है कि 100% तो किसी की होती नहीं। अगर 100% है तो फिर वो हमारे लिए आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे फिर वो। चलिए, तो ट्रांसफार्मर, कोई भी प्रायोगिक ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% नहीं होती, ये ध्यान में रखना। अलग अलग किताबें अलग अलग डेटा लिखती हैं। कुछ किताब 90 से 99% इसकी दक्षता लिखती हैं, कुछ किताब 75 से 95% इसकी दक्षता लिखती हैं। सब ने अपना अपना एक पकड़ रखा है जॉनर, उसमें कुछ भी लिख देते हैं ये। तो कुल मिलाकर के मैं मान लेता हूँ कि अगर मैं एक ढंग का ट्रांसफार्मर यूज़ करूँ तो कम से कम 90% तो दक्षता है। 90% खूब होती है बच्चों। एग्ज़ाम में इतने मार्क भी आ जाते हैं ना तो एक बार के लिए मन को ऐसा लगता है ओह ठीक है, काम बैठ जाएगा अपना, घर वालों से पिटाई नहीं होगी, ठीक है। तो 90% होती है अमूमन, मान के चलते हैं, ठीक। और अगर आदर्श की बात करें तो कितनी? 100%। लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर होता नहीं है। हम जो थ्योरेटिकल काम करते हैं वो थ्योरेटिकल काम किसके लिए किया जाता है? आदर्श के लिए ही किया जाता है, ये बात ध्यान में रखना। तो आदर्श ट्रांसफार्मर लिखना, आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, जबकि प्रायोगिक ट्रांसफार्मर की दक्षता, मैं ये लिख रहा हूँ भाई 90 से 99%। आप इसे 75 से 95 लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं निकाल सकता, तक होती है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु क्या भाई? जितनी निवेशी शक्ति है P इनपुट उतनी ही निर्गत शक्ति भी होगी, उतना की उतनी बाहर भी मिल जाएगी, आउटपुट शक्ति भी होगी। निवेशी शक्ति बराबर निर्गत शक्ति, दोनों बराबर होती है, ठीक है। निवेशी शक्ति कहाँ से मिलेगी? ऐश्वर्य शक्ति बराबर होता है वोल्टता गुणा धारा। प्राथमिक कुंडली में वोल्टता Vp, ठीक है, या फिर आप EP लिख दो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। और प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा को मैं लिख रहा हूँ IP। तो हम इस चीज़ को लिखेंगे V × I और इसे लिखेंगे प्राइमरी, और ये भी प्राइमरी, बराबर होगा आउटपुट वाली कुंडली की शक्ति। आउटपुट वाली कुंडली के लिए V × I और इसको लिखेंगे सेकेंडरी और सेकेंडरी, हो गया। चलिए इसे अगर मैं VS/VP लिखूँ, समझना इस चीज़ को, VS/VP लिखूँ तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा? IP/IS रह जाएगा क्या?
गौर करो, धारा के क्या है, उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती वाला सीन। VS ऊपर है, IS नीचे, ठीक है। ये बराबर चल रहा है, इसका मतलब नियत है, ऐसा ही है, समझना। अगर कोई चीज़ ऐसे बराबर आ रही है तो इसका मतलब V इंटू आई क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि दक्षता आप नियत बोल रहे हो। इसका मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, नियत को C से लिख दिया बटा I। आप कह सकते हैं कि जब वोल्टता उच्च होती है तो धारा क्या होनी चाहिए, निम्न होनी चाहिए। यही मैंने आपको कहा था नहीं कहा था कि उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं निम्न धारा को, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन है, जहाँ वोल्टता उच्च होती है वहाँ धारा कम हो जाती है। कब, जब शक्ति नियत होती है, और वैसे भी हर एक ट्रांसफार्मर की शक्ति नियत ही होती है, आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो शक्ति नियत थी, इसलिए ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टता उच्च होती है ना बच्चों, तो फिर धारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा। ये एक और अपन को मिल गया समीकरण नंबर, इसे कह दिया 3 और इस वाले को कह दिया 4। तो समीकरण 3 और 4 से मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से क्या मिलने वाला है भाई, देखो जो हमारे मोस्टली न्यूमेरिकल निकलवाएगा ट्रांसफार्मर के, क्या, VS बटा VP बराबर होता है NS बटा NP, बराबर होता, उल्टा कर दो, IP बटा IS। धारा तो उल्टी चलनी चाहिए, वोल्टा ज़्यादा है तो धारा कम होनी चाहिए, व्युत्क्रमानुपाती। इसलिए अगर S ऊपर है तो V में S ऊपर है तो I में S नीचे चला जाता है, ठीक है। पता चल गया ये वाली चीज़, ये ध्यान में रखना। इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, ठीक। ये हो गया ट्रांसफार्मर आपका। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता और होती है कि ट्रांसफार्मर की अगर 100% नहीं तो फिर कितनी है, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता, और ये दक्षता जो है आपने कार्नोट इंजन में भी निकाली है, 11वीं पढ़ी है आपने। और दक्षता को ऐसा ही लिखते हैं, बराबर क्या, आउटपुट की शक्ति, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति, है ना, गुणा क्या बच्चों, 100%। यही है दक्षता का फॉर्मूला, P आउटपुट डिवाइडेड बाय P इनपुट इंटू 100। यही कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान में रखना। ये ट्रांसफार्मर की क्या है बच्चों, दक्षता है। हो गया ये डन। तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ध्यान में रखें, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। प्राथमिक कुंडली में धारा को चेंज करते हैं तो द्वितीय कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो जाता है, जिससे उसके सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मर काम करता है। और फिर ये जरूर लिख दीजिएगा, ये लिख दिया, कोई नंबर काट ही नहीं सकता, किसी हिसाब से भी नहीं काट सकता। और बचा कुचा काम मैंने, अगर थ्योरी आपको और लिखनी है तो नोट्स आपको पता है कैसे लेने हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाइड, नाम, स्कूल और क्या लिखोगे, अपना होम लोकेशन लिख दीजिएगा, सिटी का नाम लिख लीजिएगा। ऑलराइट, हो गया ये। चलिए, तो हमें इतना पता चल गया, ये ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली, सिद्धांत, सब कुछ हो गया, बनावट सब कुछ हो गया, क्या काम करता है वो भी पता चल गया है। अब ट्रांसफार्मर बच्चों दो तरीके के होते हैं, जो भी अपन ने पहले डिस्कस किया था शुरुआत में। एक ऐसे जो कम वोल्टता को उच्च में, और एक ऐसे जो उच्च वोल्टता को कम में या निम्न वोल्टता में कन्वर्ट करते हैं। इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर को बांटा गया है। चलिए, तो अपन अब काम करना चालू करते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास में, ट्रांसफार्मर के प्रकार। लिख लिया। सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, ऊंचाई, स्टेप अप। ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर कौन से होंगे बच्चों, देखो नाम से पता चल रहा है उच्च होना चाहिए, इनमें वोल्टता ज्यादा होनी चाहिए। तो हम कहते हैं ऐसे ट्रांसफार्मर जिनमें
द्वितीयक कुंडली में वोल्टता प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। Vs का मान किससे ज़्यादा होता है? Vp से ज़्यादा होता है। या फिर निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से अधिक होती है। कौन से ट्रांसफार्मर कहलाते हैं? उत्साही ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। ठीक है, वे ट्रांसफार्मर जिनमें निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से अधिक होती है या फिर द्वितीय कुंडली की वोल्टता प्राथमिक कुंडली की वोल्टता से अधिक होती है, उत्साही ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। अब प्रॉपर्टी समझो, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज को समझिए। इसका भाग लगाओ, ऐसा लिखो, इधर तो 1 बच जाएगा, क्या बचेगा? इसको उठा करके इसके नीचे लेकर के आओगे तो इधर 1 बच जाएगा। इसका मतलब Vs बटा Vp 1 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर आपको भी पता है Vs बटा Vp किसके बराबर है? Ns बटा Np के, अर्थात Ns बटा Np ज़्यादा होना चाहिए किससे? 1 से। इसका मतलब क्या हुआ? द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या किससे ज़्यादा है? प्राथमिक से ज़्यादा है। ठीक है, चलिए और क्या पता चला? और क्या पता चल रहा है? ये देखो, ये किसके बराबर है? IP बटा IS के, और वो भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब IP का मान IS से ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक में बहने वाली धारा ज़्यादा होनी चाहिए, द्वितीयक में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। उल्टा होना चाहिए ना, द्वितीयक में वोल्टता ज़्यादा है तो धारा कम ही होगी, सीधी सी बात है। चलिए, तो अब हमें क्या पता चला? इस तरीके के ट्रांसफार्मर के अंदर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से ज़्यादा होती है तथा प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा का मान द्वितीय कुंडली से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये पता चल गया। अब इसे सिंबॉलिक रूप से कैसे लिखते हैं, कैसे प्रदर्शित करें ट्रांसफार्मर को? तो ऐसा बच्चों, प्राथमिक में तो आपको फेरों की संख्या कम दर्शानी है। और देखो मैं ट्रांसफार्मर कैसा बना रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसफार्मर ऐसे ही बनाया जाना चाहिए। ऐसा, यहां पे देखो, ये प्राथमिक है, इसमें फेरों की संख्या Np और इसमें फेरों की संख्या Ns। आपको पता चल गया होगा ये फेरों की संख्या ज़्यादा है, ये फेरों की संख्या कम है। तो ये जो है वो कौन सा ट्रांसफार्मर है? उत्साही ट्रांसफार्मर है। और ये जो बीच में 2 लाइन खींचते हैं इसे बोलते हैं क्रोड। क्या बोलते हैं इसको? क्रोड बोलते हैं। ये है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उत्साही ट्रांसफार्मर। डन हो गया क्या? सिंपल था। चलिए, अब इसके बाद में उत्साही ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ? पावर स्टेशन में, है ना। पावर स्टेशन में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है वो उत्साही होता है। हमारी जो सप्लाई बाहर आती है ना, हमारे घरों के बाहर जो सप्लाई होती है वो कहाँ से आती है? उत्साही ट्रांसफार्मर से आती है। हाँ, चलो अब आगे दूसरा ट्रांसफार्मर, दूसरे प्रकार ट्रांसफार्मर का दूसरा प्रकार अपचायी ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? जिसमें द्वितीयक कुंडली में वोल्टता पहली कुंडली की वोल्टता से कम होती है। वह ट्रांसफार्मर जिसके अंदर निर्गत वोल्टता निवेशी वोल्टता से कम होती है या फिर द्वितीय कुंडली की वोल्टता प्राथमिक कुंडली से कम होती है, क्या कहलाता है? अपचायी। वोल्टता को कम कर रहा है ना। स्टेप डाउन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन। अब इसका मतलब क्या हो गया? Vs बटा Vp इज लेसर देन 1। ऐसा ही तो होगा। चलिए, Vs बटा Vp किसके बराबर है? देखो परिवर्तन गुणांक देखो, तो हमने बोला Ns बटा Np लेस देन 1। इसका मतलब Ns का मान कम होगा किससे? Np से होगा, दिख रहा है ना। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होनी चाहिए। और किसके बराबर? IP बटा IS लेस देन 1। इसका मतलब IP लेसर देन
IS। इसका मतलब प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा जो है वो द्वितीयक से कम होनी चाहिए या द्वितीयक में धारा बढ़नी चाहिए। सीधी सी बात है, अगर द्वितीयक में वोल्टता, समझना इस चीज को, द्वितीयक में वोल्टता कम है तो द्वितीयक में धारा ज्यादा होगी। इंटरचेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपन यही तो बोलते हैं, है ना। चलिए, अगर ऐसा है तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं उच्च अपचयी ट्रांसफार्मर को? वह ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक से ज़्यादा होती है या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक से कम होती है। उल्टा लिख दो, द्वितीयक में कम लिख दो, प्राथमिक में ज़्यादा लिख दो। ठीक है, कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है? अपचयी ट्रांसफार्मर कहलाता है। जस्ट उल्टा कर दो उसका, ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखो। ये वाला प्राथमिक है NP और ये वाला NS। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है, प्राथमिक में ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम किया जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों अपन करेंगे, जिसके अंदर ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट पार्ट अपन डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रांसफार्मर की हानियाँ आ जाएगा, वो नेक्स्ट में आएगा, जिसमें हम ट्रांसफार्मर की हानियों को डिस्कस करेंगे। आज मेरे हिसाब से इनफ है, ट्रांसफार्मर इतना समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे और साथ में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर।